वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद के लिए किया गया है, वही काम मथुरा की ईदगाह के शाही ईदगाह के बारे में भी कर पाते। तो शाही ईदगाह का केस आप लोग देखेंगे, इसमें मुकाबला होगा, नूरा कुश्ती नहीं होगी। हौसला कम ना करें, भारत के संविधान और भारत के कानून के ऊपर अपनी जो आस्था है वो खत्म ना करें। पर्सनल लॉ बोर्ड से और जमीयत के लोगों को दबाव बनाने का काम जारी है उनके ऊपर। मथुरा की शाही ईदगाह की इस बात पे प्रेशर बनाना है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे ये केस उनकी आंखों में कांटा बन रहा है। देश की सारी एजेंसियां और सीबीआई ने खुद केस पैरेड का है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस पैरेड का है और सुप्रीम कोर्ट तो इंटरफियर कर रहा है। तो एएसआई की विश्वसनीयता पे कितना विश्वास कर सकते हो आप? आज ये हशर नहीं होता मुसलमानों का, इसलिए जाग जाना चाहिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को और माइनॉरिटीज को, सबको जाग जाना चाहिए। बुद्ध विहार सारे नेस्तो नाबूद कर दिए गए, क्या वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी अब दोबारा? आरएसएस क्या डायरेक्ट पॉलिटिक्स नहीं कर रही है? तो सरदार पटेल साहब को जो धोखा दे सकते हैं, तो उनके बारे में, उनकी जबान पे, उनकी किसी भी बात पे भरोसा करना धोखा खाने के बराबर है। आज एक काफी महत्वपूर्ण जीत हुई है, उसी के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मथुरा की शाही ईदगाह की एएसआई द्वारा सर्वे कराने के लिए लगी थी, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है। और आज जो एक बड़ी कोशिश आरएसएस और बीजेपी का सारा इकोसिस्टम करा रहा था कि जो काम वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद के लिए किया गया है, वही काम मथुरा की ईदगाह के शाही ईदगाह के बारे में भी कर पाते। तो एक उनकी बड़ी कोशिश आज नाकाम हो गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आप सब लोगों को देना चाहता था आपके माध्यम से। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस इंसान ने ये पिटीशन लगाई, उस इंसान का बैकग्राउंड जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों को पसंद आता है, हूबहू वही था। मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड था उसका जबरदस्त, जो अब ये लड़ाई लड़ रहा है। मैं चाहता हूं आप लोग जूम करके देख ले, इतने मुकदमे और आईपीसी की जो भी संगीन धाराएं, सारी संगीन धाराएं उसमें आपको नजर आ जाएंगी। ये हम चीज, उनके सारा बैकग्राउंड, ये आरएसएस और बीजेपी के पसंदीदा व्यक्ति का हम कोर्ट को दिखाना चाहते थे, लेकिन उसका मौका ही नहीं मिला। कोर्ट ने ये कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको सर्वे करने की इजाज़त नहीं दी, हाई कोर्ट ने सर्वे करने की इजाज़त नहीं दी, वो ऑर्डर्स बिल्कुल सही थे और हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और इस बात को कह के वो पिटीशन उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी। तो ये आज एक बहुत बड़ी जीत है। और हम लोग जो इस बात को कहना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद का भी आप लोगों ने केस देखा, अभी ज्ञान व्यापी का भी देख रहे हैं, लेकिन जो मथुरा की शाही ईदगाह का केस आप लोग देखेंगे, इसमें मुकाबला होगा, नूरा कुश्ती नहीं होगी। अगर दो पक्ष लड़ते हैं कानूनी लड़ाई, तो उसमें एक की जीत और एक की हार जरूर होती है, लेकिन इस केस में कम से कम नूरा कुश्ती नहीं होगी, ये आप देख सकते हैं। और अगर नूरा कुश्ती नहीं होगी तो जीतने के भी आसार रहेंगे। इसीलिए हम सब लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस केस को सब लोग ध्यान से देखें और अपना हौसला कम ना करें। भारत के संविधान और भारत के कानून के ऊपर अपनी जो आस्था है वो खत्म ना करें। जिस तरह सर बीजेपी राज के अंदर जो देखा जा रहा है, तमाम मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, ज्ञान वापी हुई, उसके बाद अब जो है हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ये दोबारा सुनवाई हुई, इसमें किन लोगों को परेशानी होने वाली है और क्या आपको लगता है कि अब तक जो चला है उसमें गलत चीजें पेश करी गई कोर्ट के अंदर? मैं आपको बता तो रहा हूँ, लड़ाई होगी तो जीत और हार भी होगी, लेकिन जब नूरा कुश्ती होगी तो उसका फैसला तो पहले से तय होता है। तो ये नूरा कुश्ती नहीं है, इसमें लड़ाई होगी और लड़ाई का रिजल्ट आज आपने पहला देख लिया है।
आगे भी आप लोग देखेंगे। जो दिल्ली में हो रहा है उसमें भी सर्वे ही हो रहे हैं ना। सर्वे के नाम पे जिस तरीके से मज़ारों को तोड़ा जा रहा है उसमें भी दिल्ली वक्फ बोर्ड की पूरी शमूलियत है। तो ये सर्वे का शब्द जो एक भय का पर्यायवाची बन गया था, वो आज लोगों के दिल से उसका सर्वे का कुछ डर निकलना चाहिए। लेकिन बुनियादी बात वही है कि अगर कुश्ती नूरा होगी तो उसमें रिजल्ट भी वैसे ही होंगे। इसीलिए लोगों को से मैं कहता हूं कि लोग अवेयर हों, उन लोगों से सवाल पूछें जो इनके मुकदमे बाबरी मस्जिद से लड़े गए थे, और उन लोगों से सवाल पूछें जो लोग ज्ञान व्यापी का मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरी ये बात भी आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं भूल गया था कि शाही ईदगाह की जो इंतजामिया कमेटी है मथुरा की शाही ईदगाह की, उसके ऊपर भी पर्सनल लॉ बोर्ड से और जमीयत के लोगों को दबाव बनाने का काम जारी है उनके ऊपर भी कि आप जो है इसमें हम आपको बड़े से बड़ा वकील दे देंगे, प्राचा साहब को आप हटा दो। ये बुनियादी बात है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग भी और जमीयतों के लोग भी, जो इंतजामिया कमेटी है मथुरा की शाही ईदगाह की, इस बात पे प्रेशर बनाना है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे ये केस उनकी आंखों में कांटा बन रहा है कि इसमें जो उनके आका नागपुर में या झंडेवालान में बैठ के उनको ऑर्डर्स देते हैं, शायद उनकी मंशाएं इस केस में वो पूरी नहीं हो पाएंगी, लेकिन वो पूरी तरह से छटपटा रहे हैं अपने आकाओं की मंशा को पूरा करने के लिए और बार बार उनकी इंतजामिया कमेटी को फोन कर रहे हैं। ये भी बात दुनिया को पता होनी चाहिए। क्या आधार था इस पिटीशन का जो आज करने के लिए आई, और कोर्ट में किस तरह से ज्ञानव्यापी में क्या आधार था? सर्वे कराओ। और सर्वे आपको पता है देश की सारी एजेंसियां, और सीबीआई ने खुद केस्ट पैरेट का है, ये सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस्ट पैरेट का है। अभी आप लोग देख रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टर के जो डायरेक्टर थे उनको बार बार एक्सटेंशन मिल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा कि नहीं, इस तरीके से नहीं, आप जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है उसको ऐसे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो सारी एजेंसियां एएसआई से ज़्यादा बड़ी और मजबूत एजेंसियां जब केज पैरेट करा रही हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा और सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर कर रहा है, तो एएसआई की विश्वसनीयता पे कितना विश्वास कर सकते हो आप? मैं लेकिन ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई होगी, कानूनी लड़ाई होगी, मुकाबला होगा। आज तक तो मुकाबला ही नहीं हुआ ना कभी। बुनियादी बात यह है, बाबरी मस्जिद का केस मैं सब लोगों से बोल रहा हूं, जजमेंट पढ़ना शुरू करें। जो भी इंसाफ पसंद, जो भी कानून पसंद लोग हैं, वो बाबरी मस्जिद की जजमेंट पढ़ें और देखें किस तरीके से। मैं ये नहीं कहता कि अगर लड़ाई मजबूती से लड़ी जाती तब भी शायद हार होती, लेकिन इस तरीके से सरेंडर करके हार नहीं होती जैसे बाबरी मस्जिद के केस में हुई है। ये मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसको देखें, जजमेंट को ध्यान से गौर से पढ़ें, सारी जजमेंट को बाबरी मस्जिद की, तो उनको सच्चाई जो है वो नजर आएगी कि किस प्रकार से धोखाधड़ी हो रही है और इन केसेस को लड़ने के लिए कितने पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, कितनी लीडरशिप अपनी बनाई जा रही है। इसके लिए भी सारी जो आवाम है उसको पूरा ध्यान देकर इस पे नज़र रखनी चाहिए कि कितने पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं। ये भी ज़रूरी है कि आप लोग ये भी जानें कि ये मथुरा का केस लड़ने के लिए कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, और फिर कंपेयर करें आप कि क्या हो रहा है जो आप लोगों को नहीं बताया जा रहा, क्या हो रहा है जो आप लोगों से छुपाया जा रहा। 1973 में जो समझौता हुआ था वो कहा गया कि गलत तथ्यों पे हुआ। उसके बाद जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसकी भूमिका के अंदर ये तमाम चीजें होती है। तो कितने सालों से जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है वो क्या आरएसएस के इशारे पे काम कर रहा? देखिए, अगर हमारी क़यादत ठीक होती, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की क़यादत ठीक होती, बीच बीच में आई, जैसे शेड्यूल कास्ट में तो अच्छी क़यादत आई, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आई, काशीराम साहब की आई, तो अगर वैसी क़यादत होती मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी, एक डॉक्टर फरीदी थे, वैसी क़यादत होती तो आज ये हशर नहीं होता मुसलमानों का। इसीलिए जाग जाना चाहिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को और माइनॉरिटीज़ को, सबको जाग जाना चाहिए, अपनी लीडरशिप ठीक करनी चाहिए, जब ही न्याय मिलेगा। भारत का संविधान में अब भी बावजूद इसके कि आरएसएस और बीजेपी ने
ठान रखी है संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की, मनुस्मृति लागू करने की, लेकिन फिर भी इतनी ताकत है, सारे संस्थानों को कमजोर करने के बाद भी इतनी ताकत है कि न्याय मिल सकता है। ये दावा किया जा रहा है, तमाम लोग याचिका दावा करते हैं कि वो जब वो वहाँ पर समझौता हुआ है, वो गलत मैं कह रहा हूँ ना, आप कितने सालों बाद किसी चीज का एक क्लोजर भी होगा। जो समझौता तब हुआ था, और वो समझौता भी मैं ये मानता हूं कि वो भी ऐसा समझौता था जो मुस्लिम पक्ष ने अपना हक दे के समझौता किया था। वो तो कितने साल तक, ये कितनी बार रिपीट होगी? क्या एक फैसला तय है कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाना था? कितनी बार केस हारे या जीते, वो करना ही था। क्या ज्ञान व्यापी का ये तय? और क्या देश के जैसे, मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि जैसे 80,000 से ज्यादा बुद्ध विहार सारे नेस्तो नाबूद कर दिए गए, क्या वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी अब दोबारा इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी, संवैधानिक डेमोक्रेसी में भी? तो इसके लिए हमें सबको मिलके, SC ST OBC और माइनॉरिटीज को सबको मिलके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी ने आप कह रहे हैं अपना हक, अपना अधिकार दिया था, और अब तो 30.3 एकड़ जो जमीन है वो जो मांग रहा है, वो कैसे? देखिए, मैं यही बता रहा हूँ ना कि ये सारी जमीन वक्फ की थी। जो रेलवे का भी वहां पे अभी, जो रेलवे भी जमीन एक्वायर कर रही है, वो भी सब जमीन वक्फ की है। लेकिन अगर आप, नूरा कुश्ती ही चल रही होगी, नहीं लड़ेगी। उस टाइम भी जब ये हुआ तो मुस्लिम पक्ष ने बड़ा दिल दिखाया और कॉम्प्रोमाइज किया कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब एक पक्ष RSS और बीजेपी का होता है तो वो तो अपनी मंशा फिक्स रखते हैं। वो कैसे भी छल कपट झूठ बोलते रहेंगे। आज कुछ झूठ बोलेंगे, कल कुछ झूठ बोलेंगे, परसों कुछ और झूठ बोलेंगे, लेकिन अपने गोल से नजर नहीं हटाएंगे। जो गोल उनका तय होता है, जैसे भारत को उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत के संविधान को खत्म करके। आप कितनी भी मीठी मीठी बातें कर लें, कितना भी संविधान के, जो 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जिन्होंने, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हो? जिन्होंने सरदार पटेल साहब को धोखा दिया, उनको ये बोला कि हम राजनीति में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और आज RSS का जो एक ऑफिस बेयरर होता है, एक उनका बीजेपी का एक ऑफिस बेयरर जो उनका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होता है, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी होता है, नाम स्लिप हो रहा है उनका, तो वो RSS का होता है। तो RSS क्या डायरेक्ट पॉलिटिक्स नहीं कर रही है? तो सरदार पटेल साहब को जो धोखा दे सकते हैं, तो उनके बारे में, उनकी जबान पे, उनकी किसी भी बात पे भरोसा करना धोखा खाने के बराबर ही।